सो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट। एक ऐसी नॉर्मल सब अर्बन स्ट्रीट, एक नॉर्मल फैमिली और अचानक एक मिस्टीरियस कॉस्मिक इवेंट पूरी की पूरी ओक स्ट्रीट को दुनिया से ही गायब कर देती है। लेकिन जब डेनिस और गर्व अपने बच्चों के साथ आंखें खोलते हैं तो उन्हें सामने कोई फैमिलियर नेबरहुड नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया होती है जहां सर्वाइवल के रूल्स इंसान नहीं डायनासोर डिसाइड करते हैं। अब घर वापस जाना सिर्फ एक विश नहीं, एक इम्पॉसिबल मिशन बन चुका है। हर तरफ डेंजर, अननोन क्रीचर्स और टाइम के साथ बदलता हुआ इन्वायरमेंट, और इस सब के बीच एक फैमिली जो बिखरने के एज पर थी अब जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का सहारा बन चुकी है। चलिए जानते हैं इस मूवी को पूरा एक्सप्लेनेशन और किस तरह से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के विथ वन एंड ओनली सी एस सिनेपिक। फिल्म की शुरुआत में हम एक शांत अमेरिकी मोहल्ले को देखते हैं जहां हमें डेनिस और उसके परिवार से मिलवाया जाता है। बाहर से देखने पर ये बिल्कुल सामान्य लग रहे होते हैं, लेकिन घर के अंदर उनकी कलह चल रही होती है। डेनिस और उसके प्रति क्रैक के रिश्ते में काफी समय से तनाव है। दोनों छोटी-छोटी बातों पर एक दूसरे से उलझ जाते हैं। इसका असर अब उनके बच्चों पर भी पड़ने लगा है। क्रैक परिवार के साथ समय बिताने के बजाय कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए काम पर निकल जाता है, जबकि डेनिस चाहती है कि कम से कम छुट्टी के दिन पूरा परिवार के साथ रहे। इसी बीच हमें पता चलता है कि डेनिस लिखने का भी शौक रखती है। वो एक कहानी लिख रही है जिसमें एक ऐसी महिला है जो अपने परिवार और अपनी मौजूदा जिंदगी को छोड़कर न्यूयॉर्क जाने के बारे में सोचती रहती है। वो अपना पीला सूटकेस हमेशा तैयार रखती है, लेकिन अपने बच्चों को देखकर हर बार रुक जाती है। डेनिस भले ही इसे सिर्फ एक कहानी बताती है, लेकिन उसकी लिखी हुई बातें कहीं न कहीं उसकी अपनी ज़िंदगी से भी जुड़ी हुई लगती है। फिलहाल परिवार की ये समस्याएँ इस कहानी के आगे हिस्से की ओर बढ़ाती है। अब उन्हें बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं होता है कि उनके मोहल्ले में ऐसी जगह पहुँचने वाला है, जहाँ पति-पत्नी के झगड़े से कहीं बड़ी समस्या उनका इंतज़ार कर रही है। इसी दौरान डेनिस के घर के पास एक बेहद अजीब पौधा दिखाई देता है। हैरानी की बात ये है कि कुछ दिन पहले तक वो ऐसा कुछ था ही नहीं, और अब वो अचानक काफ़ी बड़ा हो चुका है। डेनिस इस पौधे को पहचान नहीं पाती, इसलिए इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। जब वो इसे एक जानकार को दिखाती है तो जवाब और भी ज़्यादा चौंकाने वाला मिलता है। पौधा देखने में एक ऐसे प्रजाति जैसा लगता है जो लगभग 200 मिलियन साल पहले ही धरती से विलुप्त हो चुकी थी। अब सवाल था कि करोड़ों साल पहले खत्म हुआ पौधा 1982 के एक सामान्य से अमेरिकी मोहल्ले में आखिर कहाँ से आया? लेकिन मामला सिर्फ इस पौधे तक सीमित नहीं था। रात के समय उनके कुत्ते स्टारबक का व्यवहार भी अचानक बदलने लगा है। वो लगातार भौंकता रहता है और घर के बाहर किसी चीज को देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। परिवार के एक सदस्य ने रात में एक बेहद तेज और रहस्यमय रोशनी भी देखी थी। उसके मुताबिक रोशनी अचानक दिखाई दी थी, बहुत तेजी से चमकी, हवा असामान्य रूप से चलने लगी और फिर कुछ ही पलों में सब कुछ गायब हो गया। परिवार इसे कभी हेलीकॉप्टर की लाइट तो कभी यूएफओ कहकर मजाक उड़ाने लगती है। उन्हें कभी नहीं पता कि रोशनी आगे उनकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। अगले दिन मोहल्ले में एक और विचित्र घटना सामने आती है। पड़ोसी मेल के घर के पास अचानक भारी मात्रा में गाय का गोबर दिखाई देता है। मेल को लगता है कि डेनिस के बच्चों ने उसके साथ कोई शरारत की है, लेकिन परिवार इससे साफ इनकार कर देता है। अब गौर करने वाली बात यह थी कि एक तरफ करोड़ों साल पुराना पौधा अचानक वर्तमान में दिखाई दे रहा था, और दूसरी तरफ ऐसी चीज़ें बिना किसी कारण एक जगह से दूसरी जगह पहुँच रही थी, मानो अलग-अलग समय की चीज़ें आपस में बदल रही है। लेकिन असली घटना अभी बाकी थी। एक रात मौसम अचानक बेहद खराब हो जाता है। आसमान में ज़बरदस्त चमक दिखाई देती है और फिर एक ऐसी आवाज़ आती है कि घर में मौजूद लोगों को अपने कानों के अंदर तक दबाव महसूस होने लगता है। कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके की बिजली चली जाती है और घड़ियाँ बंद हो जाती है। बाहर बारिश भी अचानक शुरू होने लग जाती है, और सबसे अजीब बात है, मोहल्ला पूरा शांत हो जाता है। इतना शांत कि पूरे परिवार को समझ नहीं आ रहा होता कि अभी कुछ देर पहले इतने बड़े तूफान के बाद बाहर कोई आवाज़ क्यों नहीं हुई आई। तभी अंधेरे में कहीं दूर से लोगों के चीखने की आवाज़ आने लगती है। ग्रेग बाहर जाकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन डेनिस उसे रोकती है। उन्हें लगता है कि शायद बिजली की तार टूट गई और बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। पर एक और सवाल सबके दिमाग में आता है कि अगर इतनी बड़ी घटना हुई तो पुलिस कहाँ है? एम्बुलेंस कहाँ है? दूसरे लोगों की आवाज़ें क्यों नहीं आ रही है? उस रात परिवार के घर के अंदर ही रहने का फैसला करती है, लेकिन सुबह होने पर हालात और भी अजीब हो जाते हैं। घर के अंदर गर्मी बढ़ चुकी है, पानी की व्यवस्था भी सामान्य नहीं है और बाहर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। सभी बड़ी चिंता स्टारबक की भी होती है, क्योंकि उनका कुत्ता गायब हो चुका है। उन्हें लगता है कि शायद वो बाढ़ के नीचे से निकल कर किसी पड़ोसी के घर चला गया होगा, इसलिए परिवार के लोग उसे ढूँढने बाहर निकलते हैं। लेकिन बाहर आते ही उन्हें महसूस होने लगता है कि वो रात में आया तूफ़ान कोई सामान्य तूफ़ान नहीं था। पास में बड़ा
पानी असामान्य रूप से गर्म है, आसपास का वातावरण बदला हुआ है और तभी दूर कहीं एक बहुत बड़ा जीव चलता हुआ दिखाई देता है। पहले तो किसी को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता, उन्हें लगता है कि शायद उन्हें हाथी होगा, लेकिन उस इलाके का हाथी का होना भी असंभव हो। वो स्टारबक को आवाज़ लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे पूरी स्थिति साफ होने लगती है। उन्हें आसपास ऐसे जीव मौजूद हैं जिन्होंने इंसानों से केवल किताबों, म्यूज़ियम और फ़िल्मों में देखा है। अब परिवार को एहसास होता है कि समस्या बिजली जाने की या तूफ़ान आने की नहीं, उनकी पूरी दुनिया ही बदल चुकी है। वे कार लेकर मोहल्ले से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ पहले सड़क हुआ करती थी, वहाँ अब वैसी मौजूदा ही नहीं है। चारों तरफ एक विशाल प्रायोसिटिक लैंडस्केप दिखाई देता है, यानी उनका घर अपनी जगह पर है। उनका मोहल्ला भी मौजूद है, लेकिन उसके आसपास की आधुनिक दुनिया गायब हो चुकी है। अब परिवार उस रहस्यमय पौधे और रात में दिखाई देने वाली रोशनी को जोड़कर एक थ्योरी बनाते हैं। शायद वो लाइट साधारण रोशनी ही थी, वे किसी तरह के टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स या वर्म होल्स थे जो समय के 2 अलग-अलग हिस्सों को आपस में जोड़ रहे थे। शुरुआत में इन पोर्टल्स ने बहुत छोटी चीज़ों को एक समय से दूसरे समय में भेजा। इसी वजह से करोड़ों साल पुराना पौधा उनके बैकयार्ड में पहुँच गया और शायद इसी तरह वर्तमान की कुछ चीज़ें प्रीहिस्टोरिक समय में चली गई। एक छोटे बदलाव किसी भूकंप से पहले आने वाले हल्के झटके की तरह थे और फिर आखिरकार वो बड़ा झटका आया जिसने उन्हें पूरे नेबरहुड और वर्तमान समय में उठकर करोड़ों साल पुराने अतीत में पहुँचा दिया। अब पूरे परिवार के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वो हमेशा के लिए यहीं फँसे चुके हैं या फिर जिस पोर्टल ने उन्हें यहाँ पहुँचाया वो कभी उन्हें वापस भी ले जाएगा? क्रैग को उम्मीद है कि लैंस दोबारा आएगी, लेकिन इसका प्लान है कि परिवार घर के अंदर सुरक्षित रहे, राशन बचाकर इस्तेमाल करें और पोर्टल के दोबारा खुलने का इंतज़ार करें। लेकिन डेनिस इस प्लान से सहमत नहीं है। वो जानती है कि घर में मौजूद खाना और पानी हमेशा नहीं चलेगा और बाहर सिर्फ़ उनका परिवार नहीं, मोहल्ले के दूसरे लोग भी ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी खाने, पानी, हथियार और दूसरी चीज़ें के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। घूम रहे क्रायोस्टेटिक प्रेडेटर्स का खतरा अलग है। यानी अगर पोर्टल वापस नहीं आया, तो सिर्फ़ घर में बैठकर इंतज़ार करना भी मौत को बुलाने जैसा है। इसी तनाव के बीच डेनिस और ग्रेग के रिश्ते की पुरानी दरार फिर सामने आ जाती है। ग्रेग ने डेनिस की लिखी हुई कहानी पढ़ ली थी। उसे लगता है कि कहानी की वो महिला असल में डेनिस ही है और उसका न्यूयॉर्क जाने का सपना इस बात का सबूत है कि वो काफ़ी समय से अपने पति और बच्चों को छोड़ना चाहती थी। लेकिन डेनिस उसे समझाती है कि वो सिर्फ़ एक कहानी है, लेकिन ग्रेग इसे मानने के लिए तैयार नहीं होता। जिस समय इस परिवार को एक-दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बनना चाहिए था, उसी समय उनकी पुरानी नाराज़गी और डर बाहर आने लगता है और तभी स्टारबक वापस दिखाई देता है। उसे देखकर बच्चे तुरंत उसके पीछे भाग पड़ते हैं। यही से हालात एक बार फिर बेकाबू हो जाते हैं। बच्चे परिवार से अलग हो जाते हैं और उन्हें वापस लाने के लिए डेनिस और ग्रेग को भी घर की सुरक्षा छोड़कर बाहर निकल पड़ता है। अब उन्हें पहली बार प्रीहिस्टोरिक दुनिया का असली खतरा बहुत करीब से दिखाई देता है। रास्ते में बड़े-बड़े जीव उनका रास्ता रोकते हैं। कहीं उन्हें गाड़ी घास पर चढ़ाकर निकालना पड़ता है, तो कहीं एक प्रेडेटर उनके पीछे पड़ जाता है, जिसे दुनिया को इंसान आज फॉसिल्स और किताबों के ज़रिए जानता है। अब वही दुनिया इस परिवार के चारों तरफ ज़िंदा घूम रही है। इसी अफ़रा-तफ़री में बच्चों की मुलाकात जीनेट नाम की एक लड़की से होती है। जीनेट अकेले है और उसके साथ उसका माता-पिता नहीं है। ओंड्रे और उसका भाई उसे अपने साथ ले लेते हैं। वे खुद डरे हुए हैं, लेकिन जेनेट को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ डेनिस और ग्रेग बच्चों को खोजते हुए बाहर फिर से उसी रहस्यमय रोशनी को देखते हुए अब उन्हें पूरा विश्वास होने लगता है कि यही पोर्टल उन्हें वापस उनके समय में पहुँचा सकता है। ग्रेग चाहता है कि डेनिस पहले पोर्टल से निकल जाए और वो बच्चों को खोजकर बाद में आए, लेकिन डेनिस साफ मना कर देती है। इतने समय से उनके रिश्ते में चाहे कितनी भी समस्या रही हो, इस वक़्त वो अपने पति और बच्चों को छोड़कर अकेले वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार परिवार फिर से एक साथ आ जाता है। अब उनका एक ही मकसद है कि किसी तरह उस पोर्टल तक पहुँचा जाए और क्रायोस्टेटिक दुनिया से निकल जाना। लेकिन समस्या ये है कि पोर्टल स्थायी नहीं है, लाइट्स धीरे-धीरे बंद होने लगती है, उनके पास बहुत कम समय है और रास्ता क्रायोस्टेटिक क्रिएचर्स से भरा पड़ा है। परिवार ऊँची जगह की तरफ बढ़ते हैं, दूर किसी दूसरे पोर्टल की रोशनी देख रहे थे, तभी एक और मुसीबत शुरू हो जाती है। इन इलाके में एक फैलने लगती है, देखते ही देखते प्रायश्चित जंगल और आसपास के घर उसकी चपेट में आने लगते हैं। अब उनके पास वापस घर में छिपने का ऑप्शन भी नहीं बचा। लेकिन डेनिस समझ जाती है अगर उन्होंने अभी कोई रास्ता नहीं खोजा तो या तो आग उन्हें घेर लेगी या फिर घर के पास उन्हें वही चमकती हुई लाइट दिखाई देती है। वो वही लाइट है जिसे स्टरबर्ग शुरुआत से देखकर भौंक रहा था। डेनिस को विश्वास हो जाता है कि उनकी यही रास्ता बचा है। परिवार जल्दी-जल्दी वहाँ पहुँचता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि पोर्टल के दूसरी तरफ क्या है। क्या ये उन्हीं
उनके लिए समय में ले जाएगा या किसी और युग में? और क्या इंसान इस पोर्टल में सुरक्षित निकल भी सकते हैं? फिर भी उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वे फैसला करते हैं कि एक-एक करके इसके अंदर जाएँगे। सबके पहले बच्चों में से एक पोर्टल पार करता है, कुछ दिखाई नहीं देता, ना कोई जवाब आता है। लेकिन अब पीछे लौटना संभव नहीं था, इसके बाद बाकी बच्चे भी पोर्टल में प्रवेश करते हैं। आखिर में डेनिस भी अपनी जान जोखिम में डालकर उसके अंदर चली जाती है। कुछ ही पलों बाद वो देखते हैं कि एक स्विमिंग पूल में वो सारे हैं। पास खड़ा आदमी उन्हें देखकर गुस्से में पूछ रहा है कि वो उसके बैकयार्ड में क्या कर रहे हैं, लेकिन परिवार को इस बात की चिंता नहीं है उनका। पहला सवाल होता है कि अभी कौन-सा साल चल रहा है? आदमी उन्हें पागल समझते हुए बताते हैं कि साल 1982 है और यहाँ कोई डायनासोर नहीं है, यानी वे वापस आ चुके हैं। लेकिन कहानी में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी था। वे अपने नेबरहुड में पहुँचते हैं और देखते हैं कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य पर अपनी जगह है। लोग अपने काम कर रहे हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिर उन्हें तारीख और समय का पता चलता है। ये वही रात थी जिस रात उनका नेबरहुड पहली बार गायब हुआ था और उस घटना की अभी लगभग 20 मिनट बाकी थे। इसका मतलब डेनिस और उसके बच्चे सिर्फ 1982 में वापस नहीं आए थे, वे घटना होने से कुछ समय पहले पहुँच गए थे और कहीं न कहीं इस नेबरहुड में उनके पुराने वर्ज़न्स भी मौजूद थे। अब डेनिस के पास एक मौका था, वो जानती थी कि कुछ ही मिनटों बाद क्या होगा। पूरा इलाका क्रायोस्टैटिक दुनिया में स्वीप हो जाएगा और बहुत से लोग मारे जाएँगे। बच्चे चाहते हैं कि सभी लोगों को चेतावनी दी जाए, लेकिन 20 मिनट में पूरे नेबरहुड को समझाना लगभग असंभव था। कोई उनकी डायनासोर और टाइम पोर्टल वाली कहानी पर विश्वास भी नहीं करता। इसलिए डेनिस एक अलग फैसला करती है, वो बच्चों को सुरक्षित जगह पर रुकने के लिए कहती है और खुद उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश करती है, जिन्हें वो बचा सकती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ग्रेग से होती है, उस ग्रेग से जिसने अभी तक ये सब देखते ही डेनिस उसे देखकर भावुक हो जाती है, क्योंकि कुछ समय पहले तक दोनों अपने रिश्ते को लेकर लड़ रहे थे। मौत को इतने करीब से देखने के बाद डेनिस समझ चुकी थी कि वो वास्तव में अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहती। वो ग्रेग से कहती है कि उनके बीच चाहे कितनी भी समस्याएँ रही हो, वो कहीं और नहीं जाना चाहती, वो अपने परिवार के साथ ही रहना चाहती है। लेकिन ग्रेग अभी उसकी बात समझ नहीं रहा था कि तभी सामने एक असली डायनासोर दिखाई देता है। अब उसे भी समझ आ जाता है कि डेनिस जो कुछ कह रही थी वो पागलपन नहीं था। इसके बाद कहानी सीधे 2 साल आगे बढ़ती है। न्यूज़ रिपोर्टर से पता चलता है कि उस रात पूरा नेबरहुड रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और उसकी जगह लगभग 2 मील के क्षेत्र में प्रियोगिस्टिक फॉरेस्ट दिखाई देने लगा था। अमेरिकी सेना और वैज्ञानिकों ने इस इलाके को अपना नियंत्रण में ले लिया था। वहाँ मौजूद कई प्रियोस्टिक एनिमल्स को पकड़ा गया और कुछ को मारना भी पड़ा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बहुत से लोग उस रात बच गए थे और उनकी जान बचाने में डेनिस का बहुत बड़ा हाथ था। डेनिस ने घटना होने से पहले ही एक हिल साइड फ़ोन बूथ से लोगों को फ़ोन करके तुरंत वहाँ से निकलने की चेतावनी दी थी। बहुत से लोगों को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उसकी आवाज़ में ऐसा डर था कि कुछ लोगों ने बिना सवाल किए उसकी बात मान ली और वही फैसला उनकी ज़िंदगी बचा गया। यहाँ तक कि उसका पड़ोसी मिल, जिसे परिवार की अक्सर बहस हुआ करती थी, वो भी बात मानता है डेनिस की और अपनी जान बचाई। यानी शुरुआत में जिस महिला को अपनी ही ज़िंदगी और परिवार को लेकर संदेह था, अंत में वो महिला न सिर्फ़ अपने परिवार के लिए लड़ती है, बल्कि पूरे नेबरहुड के लोगों को बचाने की वजह भी बनती है। और फ़िल्म हमें इसी दिलचस्प पैराडॉक्स के साथ छोड़ जाती है। जिस घटना ने इस परिवार को समय से करोड़ों साल पीछे फेंक दिया था, उसी घटना ने डेनिस को अपनी वर्तमान ज़िंदगी की असली कीमत समझा दी थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी परफ़ेक्ट नहीं थी, उसकी शादी परफ़ेक्ट नहीं थी, उसका परिवार भी परफ़ेक्ट नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उनसे दूर जाना चाहती थी। कभी-कभी किसी चीज़ की असली कीमत तब समझ आती है जब उसे खो देने का खतरा हमारे सामने खड़ा हो, और डेनिस के लिए वो खतरा करोड़ों साल पुराना अतीत से आया। तो कैसी लगी ये एक्सप्लेनेशन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।